का हिस्सा या कमर तक के हिस्से में जितने भी जॉइंट्स हैं वो नेचुरल तरीके से मूव करने लगे। उनमें स्वाभाविक गति कर लें, समय के अनुसार है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जितना जैसे समय उसी हिसाब से इसको किया जा सकता है। अब इसके बाद नंबर 2 पे हैंड्स को अप डाउन करेंगे। दोनों पैर को प्रॉपर मिला करके श्वास भरते हुए हैंड्स को अप करेंगे और निकालते हुए डाउन करेंगे। हील्स भी अप कर सकते हैं। पूरे अभ्यास में श्वास पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। पूरी श्वास भरें, निकालें, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। अब इसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे। पैरों में गैप कर लें कमर की चौड़ाई के बराबर। पैर पैरेलल रखें हरदम। जितना डिस्टेंस दोनों हील के बीच में उतना ही टो के बीच में। सामान्यतः हील का डिस्टेंस कम हो जाता है, टो का ज़्यादा हो जाता है। हमें बिल्कुल पैरेलल पैर रखें, दोनों हाथ सामने। श्वास भर के श्वास निकालते हुए ट्विस्टिंग करनी है। हाथ को खड़ा रखेंगे, श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर जाएंगे, भरते हुए सेंटर पॉइंट में, निकालते हुए बाईं ओर। शुरू करेंगे। जिस तरफ जाएंगे वो हाथ सीधा रहेगा और दूसरा हाथ मुड़ेगा। जब दाहिनी ओर घूमे तो दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ एल्बो से बेंड हो, और जब बाईं ओर घूमे तो बायां हाथ सीधा रहे और दाहिना हाथ एल्बो से बेंड हो। लेकिन नीचे का हिस्सा बिल्कुल फिक्स रहे, तालवे जमीन पे बिल्कुल फिक्स रहें, ताकि लोअर बॉडी अपनी जगह स्थिर रहे और अपर बॉडी दोनों ओर घूमती रहे। इससे कमर की ट्विस्टिंग होगी, कमर का फैट भी कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सहेल जरूर है। रिलैक्स। डिप्रेशन और तनाव दोनों में श्वास को बाहर निकालने वाले अभ्यास ज़्यादा उपयोगी हो। ऐसे आसन जिसमें एक्सहेल ज़्यादा किया जाता हो, या ऐसी अन्य क्रियाएं भी हैं, उद्यान बंध है, प्राणायाम के ढेर सारे ऐसे अभ्यास हैं, कपालभाति हैं, जो श्वास को बाहर करने की जिसमें प्रक्रिया मुख्यता होती है, प्रधानता होती है। ऐसे अभ्यास डिप्रेशन और तनाव में ज़्यादा उपयोगी है। ये मैं कुछ बीच बीच में आपको सिद्धांत बताता रहूँगा, जिसके आधार पर आप स्वयं भी अभ्यास का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आसन शुरू करेंगे। पहला आसन ताड़ासन करेंगे। सिंपल मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग है। श्वास भरते हुए हाथ को उठाएंगे ऊपर, इंटरलॉक करते हुए, और श्वास को बाहर करते हुए सिर पर रखेंगे। फिर टर्न कर लेंगे और इनहेल करते हुए फिर श्वास को ऊपर खींचेंगे, टो पर बैलेंस करें। इस पर टो के बिल्कुल टिप पे बैलेंस करने के लिए आपको अपनी बॉडी पर रहना पड़ेगा। इसलिए कोई भी एंजाइटी या डिप्रेशन का पेशेंट है या तनाव का अवसाद का पेशेंट है, तो ऐसी स्थिति में उसे बैलेंस करना कठिन होगा। उसको अपनी बॉडी पर ही रहना पड़ेगा। तो जो भी जहाँ भी उसका ये मन का उलझाव है या फंसाव है, वहाँ से उसे निकलना पड़ेगा। या तो वो गिर जाएगा या तो वहाँ से निकलेगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि वो इस पोजिशन में टिप पे खड़ा रहे, टो के टिप पे, और वो वहाँ सोचता भी रहे जहाँ भी उसका उलझाव या फंसाव। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए ये आसन उपयोगी है। उसे थोड़ा दिक्कत होगी बैलेंस करने में, लेकिन बार बार उसको प्रयास करना चाहिए टो के टिप पे बॉडी को बैलेंस करने में। वापस श्वास सामान्य होने तक, मांसपेशियों के रिलैक्स होने तक इसको रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद पुनः श्वास भरते हुए पूरा खींचिए ऊपर को और रोक लें। जितनी देर रोक सकते हैं श्वास भर के रोक लें। 8 से 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। हर व्यक्ति की ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी अपनी अपनी अलग होती है, तो जितनी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है कम से कम उतनी देर जरूर रोक। वापस। तो पहली बात हमने बताई कि एक्सहेल करने वाले अभ्यास इसमें ज़्यादा उपयोगी हैं। दूसरा, बैलेंसिंग स्वभाव, जो बॉडी को बैलेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी पे रखना पड़ता है। और तनाव या अवसाद की अवस्था में हमारा ध्यान बार बार पर्टिकुलर किसी एक ही विचार पर केंद्रित रहता है। इसलिए ध्यान बैलेंसिंग या शरीर के संतुलन वाले आसनों में दूसरा आसन हम करेंगे वृक्षासन। ये भी बहुत उपयोगी है। दोनों पैर ठीक से मिलाएं,
अब बाएं पैर को ऊपर ला करके और दाएं पैर की थाई से चिपका दो और केवल दाहिने पैर पे पूरा बैलेंस कर लें बॉडी का। हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर आराम से बैलेंस करें और शरीर को स्थिर करें। यहाँ आप देखेंगे, आप कहीं कुछ दूसरा सोच के देखें, तुरंत आप गिर जाएंगे या आप बॉडी हिलने लगेगी। तो इस आसन को ध्यान से अच्छे से करने के लिए आपको अपने तलवे पर बेसिकली और पूरे बॉडी पर भी, लेकिन तलवे पे आपको बार बार रहना पड़ेगा। तो ये तनाव और डिप्रेशन दोनों अवस्थाओं में बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप के मस्तिष्क में या रोगी के मस्तिष्क में या सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी दूसरे विचारों का चक्र प्रबल हो रहा है वो यहाँ कमज़ोर हो और हम बॉडी पर आएँ, पैर बदल लें। तो दिक्कत हो तब भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको बार बार करने का प्रयास करना चाहिए, एक पैर पर खड़े होने का। और जहाँ खड़े हों जहाँ अगल बगल दीवार ना हो, अगर आपको कोई सहारा मिल सकता है वहाँ करेंगे तो करने में और दिक्कत होगी, बैलेंस नहीं बनेगा ठीक से। इसलिए ऐसी जगह खड़े जहाँ से आपको अगल बगल कहीं कोई सहारे की संभावना ना हो। 10 सेकंड 15 सेकंड इस अवस्था को होल्ड करें और उसके बाद जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आ जाए। तो एक चक्र ही हुआ आसन का। इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। यहाँ मैं एक एक उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करा रहा हूँ। चलिए एक राउंड और कर लेते हैं, वृक्षासन एक बार और कर लेते हैं, उपयोगी अभ्यास है, तनाव और कंसर्न। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल ना समझा जाए कि जो भी मैं अभ्यास बता रहा हूँ या तनाव के लिए या डिप्रेशन जिसको उसी के लिए। सामान्य दशा में जिसको कोई समस्या नहीं, यही योग की विशेषता है कि वही अभ्यास पर्टिकुलर किसी रोग में या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में लाभकारी हो सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को जिसको कोई संभावना नहीं उसको भी करने से ढेर सारे लाभ मिलते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या डिप्रेशन से मुक्ति के लिए ये दोनों अवस्थाओं में वृक्षासन बहुत उपयोगी है। और खासकर बच्चों के लिए, बच्चों का ध्यान आप आंख बंद करके और एकाग्रचित नहीं कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति का भी, क्योंकि आपको क्या पता आंख बंद करके वो किसी एक विचारधारा पर एकाग्रचित है या कहीं भटक रहा है। लेकिन ये एक ऐसा अभ्यास जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, बिना बॉडी पर कंसंट्रेट हुए बॉडी को स्थिर करना यहाँ असंभव है। बहुत बड़ा साधना हो जाए तब बात अलग है, सामान्य मनुष्य के लिए असंभव, आप अपनी बॉडी पर रहना पड़ेगा। ये ध्यान को, अपने एकाग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली है और डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी इन सब में तो उपयोगी है। पैर बदल के दूसरी ओर से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे, श्वास रोक लें। किसी एक विषय पर सामने अपने हेड के आई के लेवल पर किसी एक बिंदु को फोकस करें। थोड़ा एकाग्रता बनाने में सावधानी सरलता हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग करने से भी बैलेंस सरल हो जाता है, क्योंकि मन को एक आधार मिल जाता है और मन वहाँ पर स्थिर है। अब इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार भी किसी भी प्रकार के तनाव और अवसाद में उपयोगी है, क्योंकि बॉडी का लगातार मूवमेंट होने के कारण इनहेल एक्सहेल भी होता है और हमारे शरीर में स्वाभाविक गति से रक्त का संचार भी होता है। एक चक्र यहाँ पर समय को देखते हुए 3 चक्र कर लेंगे, 3 चक्र सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर इसमें उपयोगी कुछ और आसन हैं, उनका अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, 2 इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, 3 एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे, 4 इनहेल करते हुए सिर को ऊपर उठाएं, आगे का पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा, 5 सांस बाहर करते हुए सेम डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए हील्स को ग्राउंड करें, 6 पहले घुटने को जमीन पर रखें, फिर दोनों हथेलियों के बीच में चेस्ट को रखें, 7 नाभि तक का हिस्सा उठा लें, दोनों पैर मिले रहेंगे पीछे, एड़ियाँ खुलने न पाएं और एल्बो बॉडी से सटी रहें, 8 एड़ी जमीन पर लगाने की कोशिश करें, 9 दाहिने पैर को ही दोनों हाथों के बीच में लाएं, 10 घुटने सीधे कर लें, 11 एल्बो सीधे रखें, सांस भरें, 12 इसी चक्र का दूसरा भाग करेंगे, 1 2
3, लेफ्ट को सामने, राइट को पीछे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेफ्ट लेग सामने, 10, 11, 12। एक चक्र सूर्य नमस्कार पूरा हुआ, 2 चक्र और करेंगे। दूसरे का फर्स्ट भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेकंड भाग, सेकंड राउंड का सेकंड भाग 1, 2, 3, 4, इस बार लेफ्ट लेग सामने रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब तीसरा राउंड करेंगे। तीसरे राउंड का पहला भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेकंड पार्ट तीसरे राउंड का दूसरा भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। इस प्रकार 3 चक्र सूर्य नमस्कार किया गया। अब बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। दंडासन में बैठ जाएं, पैरों को सीधा कर लें। यहाँ पर एक आसन पश्चिमोत्तानासन करेंगे। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि पश्चिमोत्तानासन जहाँ अवसाद की अवस्था में बहुत लाभकारी है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर और कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल में भी कुछ कुछ स्थिति में यह आसन नुकसान करता है, उस समस्या को बढ़ा देता है। इसलिए अगर यह समस्या किसी को है और उसके साथ डिप्रेशन, तनाव है, तो वह इस आसन का चयन न करे। इसके स्थान पर और दूसरे सरल आसन उनको कर सकता है, इस आसन का अभ्यास उससे नहीं। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को सामने सीधा करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए पंजे को पकड़ लें और जितना आगे झुक सकते हैं झुक करके 10 सेकंड ही बैठें। श्वास ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल दें, पेट को अंदर खींचे, श्वास को बाहर निकाल करें, बिना श्वास लिए जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर इस अवस्था को बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और रेस्ट करने के बाद इसी की पुनरावृत्ति करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, पंजे को अंदर टर्न कर लें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कीजिए और श्वास निकालते हुए पंजे को पकड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर और श्वास निकालते हुए जानु शीर्षासन करेंगे। इसके बाद जानु शीर्षासन में दोनों पैर ऐसे रखने के बाद
बाएं पैर को फोल्ड कर लें और उसकी हील को बिल्कुल प्राइवेट पार्ट्स के पास चिपका लें। दाहिना पैर अपनी जगह सीधा ही रहेगा। जो पैर सीधा है वो तो सीधा ही रहेगा। जैसे हमने बायां पैर मोड़ा है तो बाएं पैर का तलवा दाएं थाई के नीचे नहीं आएगा, केवल बगल से तलवा लगेगा, उसके नीचे नहीं, पैर के नीचे नहीं रहेगा। जो पैर सीधा है उसके नीचे सीधे फ्लोर ही होगी, ग्राउंड ही होगा। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचें और श्वास निकालते ही पंजे को पकड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर और 10 सेकेंड बैठे रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचें, श्वास निकालते हुए इसी प्रकार पैर बदल लें। दोनों पैर बिल्कुल सीधा कर लिया। अब जिस पैर को फोल्ड करना उस पैर को फोल्ड करके फोल्ड करते समय ये ध्यान रखें, जब एक पैर को मोड़ते हैं तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो पैर बाहर को भाग जाएगा। इसमें तो पैर अपनी जगह ही रहे, बिल्कुल सीधा रहे। वो जो पैर सीधा है वो अपनी लेंथ से, अपने लाइन से बाहर की ओर न भागे, बाहर की ओर भागने की उसकी संभावना रहती है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे झुके, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास बाहर, पेट अंदर खींच लें श्वास बाहर करने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए दोनों हाथ डाउन। ये एक हुआ, एक बार एक पैर से किया, एक बार दूसरे पैर से। इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। अभी हम यहाँ पर एक ही बार कर रहे हैं समय अभाव के कारण। अब पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल लेट करके भी एक एक दो अभ्यास करेंगे। नौका आसन करेंगे। हेड और दोनों पैरों के अंगूठे ये दोनों सेम लेवल पे हमें उठाना है। हाथ दोनों थाई के ऊपर रहेंगे और बॉडी को बिल्कुल जितना संभव हो सीधा करने की कोशिश करें। श्वास भरते ही उठाएं, हाथ थाई के ऊपर रखें और टो हेड दोनों सेम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रेस्ट करके इसको रिपीट करेंगे। इस आसन में भी वही सावधानी, जिनको कमर दर्द हो ऐसे लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना। बाकी डिप्रेशन, तनाव के अतिरिक्त पेट के फैट को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अभ्यास बहुत होते हैं। पैर हमारे आसानी से उठ जाते हैं, सिर का भाग, धड़ का ऊपरी भाग उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें सेम लेवल पे रखना है। जितना हेड उठ पाए उतना ही पैर को उठाइए और कोशिश करिए बहुत ज़्यादा। लेकिन एक जो बेसिक सावधानी है कि पैर और सिर दोनों सेम लेवल पे रहें, इसको जरूर पालें। पैर को सिर से ज़्यादा ना उठाएं। दूसरा राउंड इसी आसन का। श्वास भरते ही उठाएं, श्वास रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार हो, इसी आसन का अभ्यास एक बार होता है। श्वास भरते हुए बॉडी को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका काउंटर आसन कर लेंगे। सेतु बंधन, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर इसका काउंटर आसन आवश्यक है। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं, इतना उठा सकते और होल्ड कर लें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद इसी आसन को पुनः करें। श्वास भरते हुए उठाएं और रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
अब पेट के बल आ जाएंगे करवट से होकर, और पेट के बल दो आसनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे, और इससे आप अभी तुरंत फील करेंगे कि कितना मस्तिष्क के लेवल पे, मन के लेवल पे हम रिलैक्स हो गए। ये तो वज्रासन है, इसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ब्रेथ नॉर्मल हो जाए। ये रिलैक्सेशन पोस्चर है, पेट के बल हम इसमें आराम करते हैं, ब्रेथ को नॉर्मल करते हैं, और इस पोजीशन में ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ ही जाता है। ये तो वर्तमान साइंस ने प्रूव किया है। अब हम यहाँ धनुरासन और शशांकासन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। केवल दो ही आसन करेंगे, एक बार धनु, एक बार शशांक, फिर एक बार धनु, फिर एक बार धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करें। धनुरासन जिनको हार्निया है उनको नहीं करना चाहिए, बाकी और ऐसा कुछ नहीं, हृदय रोगी को नहीं करना। हार्निया और हृदय रोगी लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत प्रभावशाली है। हृदय की कार्य क्षमता बढ़ाने में, अगर हृदय कोई समस्या न हो तो हृदय की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोगी है, क्योंकि बहुत ही एडवांस स्टेज का ये कार्डियक आसन माना जाता है। सांस भरते हुए पैर से हाथ खींचना है, मेरे सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। पैर से हाथ खींचिएगा। जब आप पैर से हाथ को खींचेंगे, यानी ताकत पैर से लगाएंगे, तो अपने आप बॉडी पीछे की ओर उठेगी। पैर से हाथ खींचिए और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट करके एक बार और इसी तरीके से दूसरा राउंड इसी आसन का। सांस भरते हुए बॉडी को उठाएं, जितना उठा सकते हैं, नाभि सेंटर पॉइंट रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शशांक आसन, बॉडी को उठाएं और शशांक में आके रेस्ट करें। बैक मसल्स में जहाँ खिंचाव आया, देखिए तुरंत वो रिलैक्स हो जाए। बॉडी बहुत जल्दी इस आसन में, जो भी धनुरासन में असामान्यता आती है बॉडी पे, वो तुरंत रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाए फिर इसी को पुनरावृत्ति कर लें। केवल यही दो आसनों से हम डिप्रेशन को अपने ठीक कर सकते हैं। 2-3 राउंड, 4 राउंड, जितना समय हो। धनुरासन और शशांक। धनुरासन जितनी क्षमता है उतना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट करने के बाद एक बार और रिपीट करें। इस तरह से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर रोक सकते हैं। सेकेंड नाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शशांक, शशांक में रेस्ट करें। जितना कमर पे खिंचाव आया, तुरंत का तुरंत रिलैक्स। जितनी देर में आप सहज हो जाए उतनी देर रेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अब बैठ जाएंगे। आसनों के इतने अभ्यास किए गए, इसके अलावा भी और ढेर सारे आसन हैं जो हमें एंजाइटी से या तनाव से या अवसाद से, डिप्रेशन से, उसमें हमें बचाते हैं, या हो जाने पर उस पर उसका प्रबंधन करते हैं। अब कुछ श्वास से जुड़ी हुई क्रियाएं देखेंगे। ये तो आसन थे जिनके करने से हमें इस समस्या से बचाव होता है या प्रबंधन होता है। श्वास की क्रियाओं में सबसे प्रभावशाली कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति की सावधानी यह है, क्योंकि कई बार डिप्रेशन के साथ साथ व्यक्ति को दूसरी कुछ समस्याएं हो सकती हैं,
तो उसके साथ हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर वो बीमारियां हैं, वो समस्याएं हैं, तब आप संबंधित अभ्यास न करें। योग का संबंधित अभ्यास आसन है, प्राणायाम है या दूसरे कपालभाति हैं, वो न करें। तो कपालभाति के बारे में क्या सावधानी है? किसी को हार्निया की दिक्कत हो या किसी को इस प्रदेश में, आमाशय में, लीवर में, स्प्लीन में, पैंक्रियाज में या फिर छोटी बड़ी आंतों में घाव हो, किसी कोई ऐसी बीमारी इसमें घाव हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में इस आसन का अभ्यास कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सामान्य दशा में कोई भी कर सकता है। अगर कोई समस्या नहीं है और वह व्यक्ति कपालभाति का अभ्यास करता है, तो जैसा इस अभ्यास का नाम है कपाल की शुद्धि, और कपाल की शुद्धि होने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा लंग्स की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। क्योंकि ये हिस्सा मूवमेंट करता है, इसलिए जो आंतों का सामान्य मूवमेंट है, जिसके कारण इनटेक किया गया आहार क्रम से आगे की ओर बढ़ता है, ये मूवमेंट होता है, नेचुरल मूवमेंट आंतों में होता रहता है, वह मूवमेंट प्रॉपर इस कपालभाति के अभ्यास से होने लगता है। आइए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, थ्रोट से कोई प्रेशर नहीं देना है, एक्सहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, और खासकर अगर डिप्रेशन और तनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें सारा का सारा ध्यान इस हिस्से पर रखना है। कपाल जो मस्तिष्क का अग्र हिस्सा होता है, इसी को कपाल बोलते हैं। और भांति का अर्थ होता है कि कपाल को, भांति माने होता है किसी चीज को धोना, चमकाना, साफ करना। कपाल भाति का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, कपाल को शुद्ध करना, कपाल को चमकाना, कपाल को धोना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है कपाल भाति। तो हम बार बार जितने स्ट्रोक ब्रेथ के देंगे, उतनी बार हम यहीं पर सोचेंगे कि ये हिस्सा क्लीन हो रहा है। यहाँ से वायु जितनी बार बाहर निकली तो इस हिस्से से गंदगी लेके निकली, और ये हिस्सा लाइट हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। तो इसी हिस्से पे अपना ध्यान रखेंगे। जितना बढ़िया इस हिस्से पे ध्यान रहेगा, उतना ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कपालभाति का हमें अच्छा लाभ मिलेगा। काउंटिंग हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं, इसी काउंटिंग के साथ एक्सेल करेंगे तो थोड़ा हमारी स्पीड कंट्रोल में रहेगी। इसकी जो आइडियल स्पीड होती है एक नए अभ्यासी के लिए, सीखने के लिए 50 to 60 टाइम्स पर मिनट, इसी स्पीड से करना चाहिए। और जो इसकी स्वाभाविक स्थिति है जो ग्रंथों में लिखी है, 120 टाइम्स पर मिनट, 120 बार 1 मिनट में होना चाहिए। इस स्पीड में अगर कपालभाति का अभ्यास किया जाता है तो इनहेल का स्पेस ही नहीं मिलता है, और सामान्य में जब करते हैं तो इनहेल पैसिव तरीके से हो जाता है। जब इनहेल नहीं हम करेंगे तभी जा करके हम अपने लंग्स की पूरी वायु बाहर निकाल पाएंगे, और जब पूरी वायु निकल जाती है तो अपने आप डिप्रेशन का जो लेवल है वो अपने आप कम हो जाता है। तो इसलिए शुरू में सीखने तक जब तक बहुत अच्छा अभ्यास ना हो जाए तब तक इसी स्पीड में करें, उसके बाद फिर फास्ट स्पीड में कर सकते हैं। लेकिन मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जिनको हाई बीपी की समस्या हो, जिनको हृदय रोग की समस्या हो, और जिनको इस हिस्से में किसी भी तरह की बीमारी में घाव हो, इनको नहीं करना है। और हाई बीपी को 40 से 50 बार या 60 बार से ऊपर की स्पीड में नहीं करना है। ऊपर की स्पीड में वही लोग कर सकते हैं जो पहले नंबर 1 अभ्यास को ठीक से सीख गए हों, नंबर 2 उनको इस तरह की कोई बीमारी ना हो, खासकर हाई बीपी और हृदय रोग, क्योंकि इस अभ्यास के दौरान बीपी बढ़ता है। अगर किसी की बीपी ज़्यादा है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसमें दिक्कत हो सकती है। चलिए काउंटिंग प्ले करें। अब काउंटिंग के साथ अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गले से कोई आवाज नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100। पूरी सांस भरें, इमीडिएट पूरी सांस निकाल करके उद्यान करें। पूरी सांस भर करके अधिकतम सांस बाहर करें और अधिकतम सांस बाहर करने के बाद पूरी ताकत से पेट को अंदर खींचें और अंदर खींच करके रोक लें। जिन्हें सर्वाइकल नहीं हो चिन्ह भी लॉक करें, उसके बाद पेट अंदर खींचें, और जिन्हें सर्वाइकल है वो बिना सिर को नीचा किए, बिना चिन्ह को लॉक किए सीधे पेट को अंदर खींचें। और यहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम क्षमता का इस्तेमाल करें। ये जो स्टेज है, ये जो पीरियड है, ये बेसिकली डिप्रेशन के लिए बहुत प्रभावशाली है। डिप्रेशन के लिए और हार्ट के लिए भी। हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसको मैं कई बार इससे पहले भी बोल चुका हूँ, इधर नियरेस्ट जो स्टडी हुई है योग के बारे में लेकर के, और ये स्टडी पब्लिश हुई है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग नामक किताब पे, आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं, अमेजॉन पे उपलब्ध भी है। उसमें ये निकल के आया है कि जब श्वास बाहर निकाल करके हम ब्रेथ होल्ड करते हैं, यानी कि इनहेल नहीं लिख करते हैं, तो हृदय को रक्त नहीं मिलता है ठीक से, और रक्त ना मिलने के कारण शरीर स्वतः ढेर सारी कैपिलरीज डेवलप करने लगता है। कि जैसे ब्लॉकेज होता है तो हृदय को रक्त नहीं मिलता है, तो यह ब्लॉकेज की स्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अवरोध की स्थिति हम आर्टिफिशियल उत्पन्न करते हैं, योग की क्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो शरीर को लगता है कि नहीं कुछ समस्या आ रही है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वतः कैपिलरीज यानी कि दूसरी रक्त वाहिकाएं विकसित करने लगता है, जो हृदय को रक्त ले जाती है। और कुछ दिन के अभ्यास में, साल 6 महीने के नियमित अभ्यास से, और ढेर सारी नहीं बन जाती। और ब्लॉकेज में क्या होता है, ब्लॉकेज में ब्लॉक होता है तो कोई नर्व ब्लॉक, आर्टरी ब्लॉक हुई, फिर थोड़ी ब्लॉक हुई, ज़्यादा ब्लॉक हुई, तो कुछ जो मेन ब्लॉक हुई तो साइड वाले से काम चलने लगा, और जब पूरी तरह से ब्लॉक हुई तब जाकर के एंजाइना पेन और हार्ट अटैक की स्थिति आती है। तो आप सोचिए कितना अभ्यास उपयोगी है। आप 4-5 बार भी अगर एक दिन में कर लेते हैं, और कोई बहुत अभ्यासी होगा तो मुश्किल से 30-40 सेकंड रोक पाएगा, 50 सेकंड बस। बहुत अच्छी प्रैक्टिस में कहीं 1 मिनट पहुँचता है। इनहेल तो ज़्यादा रोक लेते हैं, एक्सेल के बाद रोकना कठिन होता है। तो अगर आपने 4-5 मिनट भी समय कर दिया तो आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप अपने हृदय के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को, दबाव को हल्का करने जा रहे हैं। अब सोचिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए इस अभ्यास को बहुत अच्छे से करें। रिपीट करने के बाद भरें पूरी सांस, निकालें पूरी सांस, निकाल के रोके पेट को अंदर खींच करके चिन लॉक करें और अपनी पूरी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। हृदय रोगी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। हाई बीपी वाले अपनी क्षमता का आधा भाग इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा बहुत बीपी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, या विद मेडिसिन नॉर्मल रहता है, तो थोड़ा अपनी कैपेसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको ये दिक्कतें नहीं हो, पूरी एकदम लास्ट पॉइंट तक होल्ड करें। और एक बार करने के बाद फिर ब्रेथ सहज होने तक रेस्ट करेंगे। जितनी देर ब्रेथ सहज ना हो जाए रेस्ट करें। पेट में भी हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द होने लगे। अगर किसी को किसी भी बीमारी में, आंतों में सूजन है, अमाशय में सूजन है, या पुराना कब्ज है, तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, तो वो सहज हो जाए फिर उसके बाद करें। स्वेलिंग है तो थोड़ा कम करें, लेकिन अगर कब्ज है और कब्ज के कारण पेन होता है तो कब्ज भी इससे टूटेगा, कब्ज में भी राहत मिलेगी। एक बार और करिए इसको। भरिए पूरी सांस, निकालिए पूरी सांस, चिन लॉक करिए, पेट को अंदर खींच के होल्ड करिए। रिलैक्स। अब इसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे। यहाँ पर हम भले थोड़ा कर रहे हों, लेकिन जिसको इस तरह की समस्याएं हैं उसको ये अभ्यास मैं जितनी डोज बता रहा हूँ उतना करना ही करना है। क्योंकि यहाँ 1 घंटे में अभ्यास का भाग मुझे लगता है 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीमारी के बारे में भी बताना होता है, वो मैंने बताया। अभ्यास के बारे में सावधानियाँ करने की टेक्निक ये सब बताते हैं। तो जो प्रैक्टिस का भाग है वो मान के चलते हैं आधे से ज़्यादा नहीं हो पाता।
तो जब आप पूरा 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे जितना जितना मैं बता रहा हूँ उतनी डोज या उतनी मात्रा आराम से हो जाएगी। और एक आइडियल समय योग अभ्यास का वो 50 से 60 मिनट होता है, तो इतना समय तो निकालना ही चाहिए। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। यह अभ्यास लगभग सारी बीमारियों में आएगा, इसलिए आप लोग सीख भी गए होंगे। तो हम काउंटिंग से इस अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। मोटी बात यह है कि लेफ्ट से भरना, राइट से निकालना, राइट से भरना, लेफ्ट से निकालना। जो सीधी काउंटिंग होगी 1 2 3 4, इसमें इनहेल करना। सेम काउंटिंग 4 4 4 में दोनों नासिकाओं बंद करके होल्ड करना, और उल्टी गिनती 4 3 2 1 में जो है श्वास को बाहर करना। इनहेल एक्सहेल का पीरियड और स्पीड दोनों बराबर रखना। और सबसे मुख्य बात है, नासिकाओं को बंद करने के लिए दाहिने हाथ की मिडिल और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना। ये साफ साफ ग्रंथों में वर्जित किया गया है। राइट नॉस्ट्रल को थंब से बंद करें और लेफ्ट को रिंग फिंगर, जो रिंग फिंगर है इसे हिंदी में अनामिका उंगली बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अन फिंगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब काउंटिंग प्ले हो रही है, इसके साथ अनुलोम विलोम प्रारंभ करें। 1 2 लेफ्ट से इनहेल के साथ स्टार्ट करें, 4 होल्ड करें दोनों बंद करके। 4 4 राइट से एक्सहेल करें, 4 3 2 1 इसी से इनहेल होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। 2 3 4 होल्ड 4 4 4 4 अब दूसरी नासिका से 4 3 2 1 उसी से इनहेल 1 2 3 4 कंटिन्यू करें इसी प्रकार 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 मन को इधर उधर न जाने दें, अपनी श्वास पर रखें और श्वास के साथ आनंद लेते हुए अभ्यास को करें। 4 4 3 2 1 1 काउंटिंग के साथ ब्रेथ को एडजस्ट करें, हर बार एडजस्ट करने की प्रैक्टिस करें ताकि ये स्वभाव में आ जाए। 4 4 4 3 काउंटिंग 1 और ब्रेथ 1 के बीच में एक अच्छा समन्वय, गुड 3 कोऑर्डिनेशन। 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि सभी बीमारियों में, सभी एज ग्रुप में और सभी अवस्थाओं में इसको किया जा सकता है। 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 1 अब रोक देंगे। यहाँ पर 3 मिनट इसका अभ्यास कराया गया। सामान्य दशा में इसका अभ्यास न्यूनतम 5 मिनट करना चाहिए। बाकी अलग अलग बीमारियों में फिर इसका अभ्यास बढ़ जाता है। सामान्य दशा में न्यूनतम 5 मिनट होना चाहिए। अब इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मन के जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, भस्त्रिका प्राणायाम किस किस को करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए, ये मैं अधिकतर बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर इसको रिपीट करूँगा। जिनको बहुत ज़्यादा रक्तचाप हो, हृदय रोग की समस्या हो और मस्तिष्क की ऐसी कोई समस्या जिसमें यहाँ रक्त संचार होने से समस्या एक्टिव हो जाती हो,
किसी भी बीमारी में अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है या मिर्गी दौड़ा होता है, ऐसी अवस्थाओं में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ब्रेन के ट्यूमर इत्यादि में इसमें होगा क्या, उसको दिक्कत हो जाएगी, तुरंत हेडेक हो जाएगा, भारीपन हो सकता है। किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, अगर वो भस्त्रिका करता है तो करते ही सिर में भारीपन आ जाएगा। ऐसे लोग थोड़ा उसको कम कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन के ट्यूमर, उच्च रक्तचाप, मिर्गी दौड़ा, इस तरह की समस्याओं में इसका अभ्यास न करें, नहीं वो समस्या बढ़ जाएगी। किसको किसको अवश्य करना चाहिए, किस बीमारी में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बौद्धिक कार्य करते हैं, बहुत देर देर तक स्टडी करते हैं, बहुत ऐसा कार्य जिन्हें उन्हें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत एक एक पल में इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है, इमीडिएट डिसीजन लेने की क्षमता या ऐसा कार्य है, ऐसे लोगों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी, अमृत के समान। मेरे अगर व्यक्तिगत अनुभव कहा जाए तो ऐसे लोगों के लिए अमृत के समान है, स्टूडेंट्स के लिए अमृत के समान है। लेकिन उनकी उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंग्स तेज़ी से फूलता पिचकता है, तो उनका जो वो यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो उसको डैमेज होने की संभावना रहती है, क्योंकि उतना प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाता है। तो इसलिए इस तरह के प्राणायाम जो बहुत हीट जनरेटिंग हैं, वो 15 साल की उम्र में, सामान्यतः ग्रंथों में 12 का लिखा है, लेकिन मैं 2-3 साल और बढ़ा रहा हूँ, 15 साल से पहले नहीं करना चाहिए। तो बाकी 15 साल के ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनको करना चाहिए। डिप्रेशन और तनाव में ये इमीडिएट लाभ देने वाला, किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो, अगर उसका बीपी हाई नहीं है, अब अच्छे से भस्त्रिका करा दीजिए, तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिलेगा, उसे समय नहीं लगेगा। अन्य अभ्यास में तो समय लगेगा, भस्त्रिका प्राणायाम तुरंत का तुरंत रिजल्ट देगा, भले वो परिणाम थोड़ा प्रभावी कम देर तक रहे, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट बाद फिर वो वहीं सोचने लगे जिधर था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस साइकिल को ये तोड़ देगा। और बहुत अच्छे से किया जाएगा तो व्यक्ति विचार शून्य की अवस्था में चला जाएगा। अगर उसको लंग्स इत्यादि में कोई बीमारी ऐसी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, क्योंकि उस अवस्था में करना भी नहीं है, तो वो थोड़ा देर तक, अगर लंग्स अच्छे से हैं तो वो बहुत देर तक कर सकता है। और ऐसे देर तक लंग्स की कैपेसिटी में बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लंग्स की एक्सरसाइज होती है, बार बार वो फूलते पिचकते हैं। तो अगर लंग्स अच्छे मजबूत हैं और ये समस्याएं नहीं हैं, तो आप उस पॉइंट तक जा सकते हैं जहाँ पर आपके विचार शून्य की अवस्था आ जाए, कुछ भी आपके मस्तिष्क में विचार नहीं रह जाएंगे। वो आपकी पीक स्थिति होती है, किसी भी अभ्यासी की पीक स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति में डिप्रेशन तो रह ही नहीं सकता, किसी कीमत में नहीं रह सकता। तो इसलिए ये कुछ सावधानी थी। और डिप्रेशन में ज़्यादातर आपको मिलेगा लो बीपी। एंजाइटी और स्ट्रेस में तो हाई बीपी मिल सकता है, लेकिन डिप्रेशन में बहुत अपवाद है हाई बीपी मिलना, लो बीपी ही मिलेगा। तो ऐसे में भस्त्रिका कराया जा सकता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा भी उसकी क्षमता से थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो सिर में भारीपन आएगा, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर आप लेट जाइए, भारीपन खत्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम भस्त्रिका प्राणायाम अवश्य करें। जितना देर में हमें दिक्कत होती है उससे थोड़ा टुकड़ा कम कर लें, उसके नंबर्स बढ़ा लें, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा लें। और जिनको कोई दिक्कत नहीं, बड़ा टुकड़ा एक ही बार में हो रहा है, 2-3 मिनट 4 मिनट कर लेते हैं, उनको 2 टुकड़े भी पर्याप्त हैं। 5 मिनट तक 4 मिनट तक अगर अदल बदल कर लेते हैं तो एक ही बार में पर्याप्त है। लेकिन जो 30 मिनट में ही थक जाते हैं, 30 सेकंड में ही थक जाते हैं और उनको रेस्ट करना पड़ता है, तो ये लोग फिर 4-5 आवृत्ति करें, ताकि टोटल प्रैक्टिस का ड्यूरेशन कम से कम 3-4 मिनट हो जाए। ये कहने का सेंस था। अब हम अभ्यास करेंगे। समय पर्याप्त है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, चंद्र भस्त्रिका, फिर सूर्य भस्त्रिका, फिर दोनों से। और समय कम है तो हम सीधे एक साथ शुरू कर सकते हैं दोनों नासिकाओं से। अभी हम यहाँ सिखाने के लिए इसलिए तीनों करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट नी के ऊपर, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा प्राणायाम में इस्तेमाल होती है। हमें इसको राइट हैंड को कोई भी प्राणायाम करना हो, अगर नासिकाओं को बंद करना है तो प्रणव मुद्रा इस तरह से बनानी पड़ेगी। राइट हैंड प्रणव मुद्रा चेहरे के सामने, जैसे अनुलोम विलोम में कर रहे थे, सेम वही मुद्रा है। प्रणव मुद्रा देखिए, एक तरीका क्या है, ऐसे करके मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा बाहर, सारी उंगलियां फोल्ड कर लिया। अब स्मॉल और रिंग को सीधा कर लीजिए, मिडिल इंडेक्स फोल्ड। देखिए प्रणव मुद्रा, प्रणव माने ओम होता है, इसकी आकृति देखिए ओम जैसी लगती है, इसलिए इसे प्रणव मुद्रा कहते हैं। अब हमें चंद्र भस्त्रिका अगर करना है तो लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करना है, तो इसके लिए हमें राइट को थंब से बंद कर लेना है। तो राइट को थंब से बंद कर लीजिए, बॉडी को सीधा कर लीजिए और एक लय में इनहेल एक्सहेल करिए। बॉडी मूवमेंट जितना हो सके उतना कंट्रोल करिए, और कंट्रोल करने की रोज प्रैक्टिस करिए, तो एक 20-25 दिन की प्रैक्टिस में बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। खासकर अब्डामिनल मूवमेंट, क्योंकि अब्डामिनल मूवमेंट स्वभावता होता है, इसे हमें कंट्रोल करना है। चेस्ट का मूवमेंट थोड़ा बहुत होगा तो उसे होने दें, वो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि लंग्स का मूवमेंट होता है, लेकिन अब्डामिनल मूवमेंट कंट्रोल करके करें। कंटिन्यू रखें, रोकना नहीं है, हम बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोग करते रहें।
अपनी स्पीड को ध्यान से सुने, स्पीड की आवाज़ को ध्यान से सुने, इनहेल एक्सहेल की आवाज़ को ध्यान से सुने। दोनों आवाज़ एक जैसी होनी चाहिए, दोनों आवाज़ का पीरियड एक जैसा होना चाहिए। इनहेल का जितना समय हो उतना ही एक्सहेल का हो। झटका नहीं, कपालभाति का झटका इसमें नहीं आना चाहिए, एक रिदम। रिलैक्स। इस अभ्यास में आपको फोकस इनहेल पे करना पड़ेगा। इनहेल पे जब ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर बराबर ध्यान देंगे तो इनहेल थोड़ा कम होगा, क्योंकि एक्सहेल में कम एनर्जी लगती है, कम ताकत लगती है, और इनहेल में ज़्यादा बल लगता है। इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए थोड़ा इनहेल पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। ध्यान से अपनी आवाज़ सुनेंगे, आप खुद समझने लगेंगे कि मेरा अभ्यास कैसा चल रहा है। एक बढ़िया आवाज़, दोनों के बीच में इनहेल और एक्सहेल की जो आवाज़ आ रही है, जितनी एक जैसी हो और जितना बराबर ड्यूरेशन हो आवाज़ का, उतना अभ्यास आपका सध रहा है। यही अभ्यास सूर्यभस्त्र का। लेफ्ट को बंद करें, लेफ्ट को हाथ दाहिना ही रहेगा, हाथ नहीं बदलेगा, उंगली बदलेगी। अब रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट को बंद करने के लिए रिंग फिंगर, जैसे अनुलोम विलोम कर रहे थे सेम वही। उंगलियां नासिकाओं को बंद करने का अनुलोम विलोम जैसा तरीका है। रिंग फिंगर से दाहिने हाथ, दाहिने हाथ से उसी तरह से बना ली प्रणव मुद्रा। हाँ, अब रिंग फिंगर से बंद कर ली लेफ्ट। सिर को सीधा रखें। देखिए जैसे आप ध्यान नहीं देंगे तो सिर हल्का, दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो दाहिनी ओर ऐसे टर्न हो जाएगा। तो हमें बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं करना है, शरीर सीधा रहेगा, हाथ में मूवमेंट करना है, और फिंगर को नासिका के पास ले जाना है। नासिका या सिर में कोई मूवमेंट, कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप राइट से इनहेल एक्सहेल स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अपने अभ्यास को ध्यान से समझें और बिल्कुल सध जाए, आपकी इनहेल एक्सहेल बिल्कुल सध जाए। रिलैक्स, शांत बैठ करके अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। बहुत ही अद्भुत आनंद, बहुत ही अद्भुत परिवर्तन बॉडी में आपको महसूस होगा। पूरी बॉडी आपको लाइट लगेगी। ये अभ्यास ऐसा अभ्यास है जिसका कुछ बहुत प्रभाव इमीडिएट मालूम होता है, बाकी प्रभाव लॉन्ग टाइम तक आता है। शरीर में हल्कापन होने का प्रभाव, वाइब्रेशन का प्रभाव तुरंत आ जाता है। दूसरी इस प्राणायाम की विशेषता है कि ढेर सारी सी बीमारियां हैं जो हो सकता है भस्त्र का प्राणायाम करते समय थोड़ा सा बढ़ जाएं, लेकिन अगर डिप्रेशन और तनाव से कोई बीमारी पैदा हुई, कोई भी बीमारी XYZ, अगर उसका कॉज तनाव है या अवसाद है, उसके लिए भी यह प्राणायाम रामबाण का काम करता है। जैसे डायबिटीज, मैं इसके पहले सेशन में बता चुका हूँ, जो तनाव से उत्पन्न होता है। हाई बीपी, जब हाई बीपी के समय अभ्यास थोड़ा बीपी बढ़ाने के कारण वर्जित है,
लेकिन जो इसका अंततोगत्वा परिणाम है, अगर तनाव के कारण बीपी बढ़ रहा है तो ये प्राणायाम लाभ देगा। अब भस्त्रिका का जो अंतिम और फाइनल स्वरूप है उसको करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें और एक लेमेन एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। और इस बार आप मेरे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान मतलब इंतजार न करिएगा, आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करिए, जितनी देर आप कर सकते हैं करिए, और जब आपको लगे कि आप रुकना चाहिए तब आप रुकिएगा। और उसके बाद में बॉडी के सेंसेशन को रिलैक्स होने तक अनुभव करिएगा, अपनी बॉडी पर उसके प्रभाव को, भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को अनुभव। आइए भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करें। आराम से सहज से बैठ करके इनहेल एक्सहेल को एक सूत्र में, एक इक्वल, बिल्कुल इक्वल लगते हुए स्टार्ट करेंगे। थ्रोट से आवाज नहीं, गले को फ्री रखेंगे, नासिका से ही आवाज आनी चाहिए। जिनका कपालभाति गलत हो रहा है ये भी गलत होगा, तो बहुत सावधानी से, बहुत थोड़ा अंतर है रॉन्ग और राइट में। थ्रोट का हिस्सा बिल्कुल फ्री रहेगा, झटके से नहीं, एक रिदम में, एक रिदम में, झटके से नहीं। करते रहें, अभ्यास को करते रहें। कपालभाति से मुझको इससे अलग रखना है। कपालभाति में एक्सहेल का झटका होता है, वो झटका इसमें नहीं आना है। एक्सहेल में रिदम में आए, रिदम में। जब तक अभ्यास न सधे तब तक के धीमा करें, फास्ट न करें। अभ्यास का सीखना पहली आवश्यकता है, स्पीड बाद में लाएं। सीखने की प्रक्रिया स्लो गति से ही होगी। रिलैक्स। इस अभ्यास में किसी का सिर घूमने लगे, या किसी के सिर में भारीपन आ जाए, या किसी के चेस्ट में, रिब्स में पेन होने लगे, चेस्ट की मांसपेशियों में पेन होने लगे, तो अभ्यासी को अभ्यास रोक देना चाहिए। ये जो मैंने लक्षण बताए ये कोई हानि के लक्षण नहीं है। या तो ये अंग आपके कमज़ोर हैं, जैसे कि चेस्ट में दर्द होने लगे, सीने की मांसपेशियों में दर्द होने लगे, तो मान के चलिए या तो ये अंग कमज़ोर हैं या आपकी जितनी क्षमता है उतना आप कर चुके हैं। सिर घूमने लगे तो जितने मस्तिष्क में जितनी क्षमता है ऑक्सीजन बर्दाश्त करने की, इतना हो गया है, या फिर बीपी लो है। इन दोनों में से जब कोई स्थिति आएगी तभी सिर में भारीपन आएगा, तो इसका मतलब आपको अभ्यास अब रोक देना चाहिए। ये कोई हानि के सिम्टम नहीं है, ये बताते हैं कि अब आपका अभ्यास उतना हो गया जितना आपको करना चाहिए। और जिनमें नहीं करना है उसको तो करना ही नहीं है। मैं पुनः रिपीट किए दे रहा हूँ, लंग्स की टीबी, कोई ऐसी बीमारी जिसमें फेफड़े का क्षरण हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस, और फेफड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, फेफड़े बहुत वीक हैं, जैसे पोस्ट कोविड में फेफड़े वीक हो जाते हैं, उसमें नहीं करना है। हाई बीपी में बहुत धीमा करना है या नहीं करना है। ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क, कोई ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति बेहोश होता है, उसमें नहीं करना है। बाकी कर सकते हैं। इसकी आवृत्तियाँ 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, जितना समय कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही आवृत्ति करा रहे हैं, लेकिन जिसको डिप्रेशन, तनाव है, या बहुत बौद्धिक वर्क करता है, या मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाना चाहता है, उसे इसकी कई आवृत्तियाँ करनी चाहिए, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति करनी चाहिए। ग्रंथों में जो योग का उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति या हठ योग के अनुसार सुषुम्ना में प्राण प्रवाह कराना, या इसको मेडिकल साइंस की भाषा में कह दें
तो योग का जो अर्थ है उसे मेडिकल अगर लैंग्वेज में कहें तो मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है उसकी सर्वोत्कृष्ट जो अवस्था है उस अवस्था तक पहुंच जाना, ये मेडिकल भाषा में टर्मिनोलॉजी। उसका जो वो जो क्रिया होती है वो तब तक नहीं होती है जब तक सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह नहीं होता है। सुषुम्ना मार्ग मेडिकल साइंस नहीं मानती है, लेकिन योग और आयुर्वेद का मेन वही आधार है। मेडिकल साइंस ये मानती है कि जो स्पाइन का बीच वाला पोला वाला भाग है, पाइप है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसी भी एनी क्रिएटर, किसी भी जीव के लिए, मनुष्य के लिए तो है ही है, ह्यूमन बीइंग के लिए तो है, लेकिन किसी भी जीव के लिए तो उसमें प्राण प्रवाह भस्त्रिका से बढ़ता है, ऐसा ग्रंथ कहता है। सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह इससे होता है। तो व्यक्ति की जो क्षमता है, किसी भी तरह की क्षमता, लेकिन मुख्य बौद्धिक क्षमता ही मुख्य है मनुष्य की, उस बौद्धिक क्षमता का विकास होना इससे प्रारंभ हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस अभ्यास को जितनी उसकी शारीरिक क्षमता है उतनी क्षमता तक अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी के बाद ध्यान का अभ्यास है। ध्यान के बारे में क्षमा करेंगे, मैंने समय नहीं देखा घड़ी की ओर, समय हमारा पूरा हो चुका है। भ्रामरी करके समाप्त करेंगे। केवल ध्यान के बारे में बस एक लाइन बता दूं, क्योंकि जो सामान्य अवधारणा है कि डिप्रेशन और तनाव में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, यह एक गलत अवधारणा है। ध्यान में का अभ्यास डिप्रेशन और तनाव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का अभ्यास डिप्रेशन और तनाव को और बढ़ा देगा। मुख्य उसका कारण यह है, केवल सिद्धांत बता के बाद समाप्त करूंगा। बेसिकली अवसाद के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, व्यक्ति इंट्रोवर्ड होता जाता है और ध्यान का स्वभाव भी है इंट्रोवर्ड। बेसिक डिफरेंसेस क्या है? जैसे मेरे पेपर पब्लिश हैं योग और अवसाद, उसको जिसको देखना है तो गूगल पे भी देख लेगा, संभवतः मिल जाएगा कि क्या दोनों में सिमिलरिटी है और क्या भिन्नता है। लेकिन मोटा मोटा यही है कि ऐसे व्यक्ति को ध्यान नहीं करना चाहिए। योग निद्रा कर सकते हैं, या फिर साइकिल ध्यान एक डेवलप हुआ है उसको कर सकते हैं। उसमें व्यक्ति आपको एक विषय पर नहीं केंद्रित करेगा, बार बार आपके मन को डाइवर्ट करता रहेगा। नाक के टिप पे देखो, अपने कान को सोचो, बाहर निकल करके बाहर के दृश्यों पे, आपको एक विषय पे केंद्रित नहीं करने देगा, और इसे ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान का मतलब किसी एक ही विषय पर बार बार आपको मन को उसी पे लाना, भागे फिर उसी पे लाना, भागे फिर उसी लाना। और डिप्रेशन वाला का तो अब ऑलरेडी एक ही पे केंद्रित है, उसे आप केंद्रित क्या करेंगे, पहले बाहर निकालिए। इसलिए डिप्रेशन के व्यक्ति को वो अभ्यास फायदा करेंगे जो उसे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट करें, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी करें। इसलिए ध्यान का अभ्यास, ग्रंथ भी आप उठा के देख लें, वहाँ वर्जित किए गए हैं। सामान्य दशा में एक पता नहीं कहाँ से अवधारणा डेवलप हो गई कि डिप्रेशन है तो उसको जो है वो ध्यान का अभ्यास करो, उसे ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भ्रामरी अभ्यास करें। भ्रामरी फायदेमंद है, न्यूरॉन को वाइब्रेट करता है, इसलिए भ्रामरी फायदेमंद। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करके शांति पाठ करें। शांति पाठ।
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आंखें सिकाई करो, फिर आंखें खोलें। एक मैं निवेदन करते हुए आज की कक्षा का समापन करूंगा। जो ऑनलाइन हमारे मित्रगण, हमारे अधिकारीगण जुड़े हुए हैं उनसे, कि आप लोग अपने फीडबैक तैयार रखें। थर्ड संडे को हम आपसे लास्ट के 1 घंटे में बातचीत भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुरुदक्षिणा मान लीजिए, फीस मांग लीजिए। योग की परंपरा में तो गुरुदक्षिणा ही होती है, और सामान्य परंपरा में आप फीस कह सकते हैं। उस फीस के बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। बाकी फीस जो सरकार को देना है, सिस्टम को, आपके विभाग को देना वाला का प्रश्न है। आप नियमित योगाभ्यास कर ही रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कम से कम अगले संडे को जितने भी लोग हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कम से कम अगले संडे को एक व्यक्ति को आप और जोड़ें, यानी संख्या हमारी अगले संडे को जस्ट डबल हो जानी चाहिए। ये मैं बहुत विनम्र भाव से आपसे, फीस कहें या गुरुदक्षिणा कहें, वो मांग रहा हूँ। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।